फ्रेंड्स, आप सभी का सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो हमने कल वाले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, नंबर 2 है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, नंबर 3 है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, या नंबर 4 है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ये 2009 में जो उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है क्या है? यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो ये तो सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम की प्राथमिक रूप से क्या है कि वो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? यानी कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इस सिद्धांत को अनदेखा करना चाहिए, या बच्चों को दंडित करना चाहिए, या बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, या चौथा ऑप्शन है हमारा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो इसका क्या है? केवल पुस्तकों पर निर्भर होता है, नंबर 2 बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, या नंबर 3 यंत्रवत याद करना, या योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकरण करना। तो हमारी जो छात्र केंद्रित शिक्षा है उसकी जो मुख्य विशेषता है उसका है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के हैं। तो संवेग और संज्ञान एक दूसरे के क्या है? तो संवेग और संज्ञान एक दूसरे के सन्निहित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, नंबर 2 अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, नंबर 3 अधिगम आवृत्ति संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, यह नंबर 4 अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा एक संरचना की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर 4? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? ये कह रहा है नंबर 1 अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है, नंबर 2 ये विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, नंबर 3 ये अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, या नंबर 4 ये अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है।
तो इसका ऑप्शन हमारा पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन नंबर करेक्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो नंबर एक क्या है कि नंबर एक है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह नंबर 4 अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो अगर हम बच्चों को दंड वगैरह इसका प्रयोग करेंगे तो बच्चों का क्या होगा इसके अंदर कि अधिगम में बच्चों की जो रुचि होगी, जो अभिरुचि होगी, जो जिज्ञासा होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और बच्चे दंड से डरने लगेंगे। ठीक है, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, यानी कि कौन सी ऐसी पृथक सार्थक प्रथाएं हैं जो अधिगम को क्या देंगी, बढ़ावा देंगी, सीखने में हमारी मदद करेंगी। ठीक है, नंबर एक शारीरिक दंड। अरे इससे बढ़ावा कैसे मिल सकता है भाई, अधिगम को बढ़ावा शारीरिक दंड से बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, यानी कि ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। नंबर 2 क्या है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। ये बिल्कुल सही है कि हमें बच्चों को अधिगम करते समय हमें क्या करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद में क्या है तीसरा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। हाँ, हमें समय समय पर और रेगुलर हमें उनका मूल्यांकन करना चाहिए। नंबर 4 निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ये तुलनात्मक मूल्यांकन बिल्कुल ही गलत है, सही है करना चाहिए लेकिन कभी कभी, ठीक है, निरंतर नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमारा पहला और चौथा बिल्कुल गलत है, दूसरा और तीसरा हमारा सही है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन हो जाता है दूसरा, यानी कि दूसरा और तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत व एवं समग्र मूल्यांकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। नंबर एक व्याख्यान देकर कर सकते हैं, या प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, या बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या फिर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका तो ऑप्शन हो जाएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। बच्चों की जो जटिल समस्याएं हैं, अवधारणाएं हैं, उसको सहज कर सकते हैं अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध कराकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ में हम चलते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका क्या है, नंबर 1 प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, नंबर 3 गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, या नंबर 4 बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ये बिल्कुल ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए कहना और उनको प्रोत्साहित करना और उसी पर आधारित फिर विचार मंथन करना। सही है, ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से गठित होता है। यानी कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अवधि है शरीर की जिसमें विकास जो है वो तीव्र गति से यानी कि बहुत तेज़ी से होता है। तो नंबर यानी कि पहली अवस्था है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, या नंबर 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, नंबर 3 मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, या नंबर 4 किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला करेक्ट हो जाएगा कि शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था निम्नलिखित, क्योंकि ये एक ऐसी अवधि मानी जाती है जिसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत ही तीव्र गति से गठित होता है। ये हमारा ऑप्शन
कौन सा हुआ, पहला वाला करेक्ट। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, हमें नहीं वाले को बताना है। क्या है भाई, विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल बात सही है कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत होता है। नंबर 2, विकास परिवर्त्य होता है, बिल्कुल, विकास क्या है, परिवर्त्य होता है। नंबर 3, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही, विकास आनुवांशिक के द्वारा भी प्रभावित होता है और पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है। नंबर 4 क्या है हमारा, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है हमारा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें नहीं वाला पूछा दोस्तों, इसमें 3 हमारे ऊपर वाले बिल्कुल करेक्ट हैं और चौथा वाला हमारा गलत है, और इसमें नहीं वाला पूछा था आपसे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा 28 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, यानी कि जो हम लोगों में वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उसका जो प्राथमिक कारण है वो क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर कि लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति यानी कि कोड, या नंबर 2 जन्मजात विशेषताएं, या नंबर 3 पर्यावरणीय प्रभाव, या नंबर 4 अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो आप व्यक्ति के अंदर भिन्नताएं देखते हैं, रंग का देखना और उनका चेहरे अलग अलग होना, ठीक है, उनकी भाषाओं का अलग अलग होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया के द्वारा व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो गया। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को करना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, कि निम्नलिखित कहते हैं कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। दोस्तों इसमें ध्यान में रखना है कि समाजीकरण की कई सारी एजेंसियां हैं, प्राथमिक पूछ सकता है आपसे, द्वितीयक पूछ सकता है, तृतीयक पूछ सकता है। तो प्राथमिक में आपको पता है कि प्राथमिक में हमारा कौन आता है, यानी कि घर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो आती हैं वो आती हैं आपकी विद्यालय एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, ठीक है। ये हमारा जो परिवार और पास पड़ोसी, ये हमारा प्राथमिक है, ठीक है। उसके बाद में जो द्वितीयक है वो कौन सा है, विद्यालय एवं मीडिया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, तो विद्यालय एवं मीडिया ये हमारा द्वितीयक समाजीकरण का एजेंसी का उदाहरण है। चलिए वीडियो हम करते हैं अब समाप्त, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।